कहानियाँ हिंदी। सर्दियों की शाम, ठंडी हवा चल रही है। नहर का पानी लबालब बह रहा है। झोपड़ी के चारों ओर बेलों पर लौकी, कद्दू और सेम की फलियां लटक रही हैं, लेकिन वहाँ उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। सायम्मा कांपते हुए एक पुराना कंबल ओढ़े झोपड़ी के बाहर बैठी रास्ते की तरफ देख रही है। उसके पैरों में सूजन है। अरे बाप रे, ये ठंड तो राक्षसी जैसी है, हड्डियाँ कांप रही है। कोई भी इंसान सब्जियाँ लेने नहीं आया। बगल में ही लौकी की बेल को सहलाकर देखती है। क्या फायदा बेटी, तुम सोने की तरह फली हो, कोमल और चिकनी हो, लेकिन तुम्हें खरीदने वाला कोई मालिक ही नहीं आया। ना रामापुर वाले आएंगे, ना सीतापुर वाले आएंगे, ठंड में कोई नहीं आएंगे। तभी नहर के उस पार किसी को जाते हुए देखकर चिल्लाती है। ओए, कौन है? सुबन्ना, तुम ही हो क्या? इधर आओ ना, ताजी सब्जियां है, ले जाओ ना बेटा। हवा के शोर में उसकी आवाज उस पार नहीं सुनाई देती। वो आदमी चला जाता है। सायम्मा निराश होकर, नहीं सुनाई देगा, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई नहीं दे रही तो उन्हें क्या सुनाई देगी? बेचारे, उन्हें कहकर भी क्या फायदा। मुझ जैसी बुढ़िया के लिए इस ठंड में, इस पानी में कौन आएगा? अगर मैं ठीक होती तो टोकरी सिर पर रखकर मैं ही चली जाती। अब तो एक कदम भी नहीं चल सकती, क्या करूं? सायम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पेट में भूख की आग शुरू हो गई। उठकर अंदर जाने ही वाली थी कि चक्कर आकर नीचे गिर पड़ती है। कोटेशु और उसकी पत्नी लक्ष्मी पैदल आ रहे हैं। दोनों के सिर पर छोटी छोटी गठरियां हैं। कपड़े मैले हैं और वे थके हुए हैं। ए जी, और कितनी दूर है? पैर दर्द हो रहा है, सुबह से एक दाना नहीं खाया, इस ठंड में चला नहीं जा रहा है। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज। कोई ना कोई गांव तो आएगा ही। उस तरफ देखो, नहर बह रही है। पानी है तो इंसान भी होंगे ही। इंसान हो भी तो क्या हमें काम देंगे? 3 गांव से भगा दिया, हमारे पास ही काम नहीं है, तुम्हें क्या काम देंगे, ये कहकर भगा दिया। अब कहाँ जाएंगे? हाँ, किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे। भगवान ने हमें पैदा किया है तो ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ देगा। तभी कोटेशु को दूर सायम्मा की झोपड़ी और उसके सामने गिरी पड़ी सायम्मा दिखाई देती है। लक्ष्मी, वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है, कोई इंसान नीचे गिरा पड़ा है। चलो जल्दी चलो। दोनों दौड़कर झोपड़ी के पास आते हैं। कोटेशु सायम्मा को उठाकर बैठाता है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? आंखें खोलो अम्मा। लक्ष्मी, उस लौकी के सूखे खोल में पानी है, देखो, इधर लाओ। लक्ष्मी पानी लाकर सायम्मा के चेहरे पर छिड़कती है, मुंह में डालती है। सायम्मा धीरे से आंखें खोलती है। सायम्मा कमजोरी से, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? हम रागीर हैं अम्मा, काम की तलाश में जा रहे हैं। तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अरे, मुझे लगा कि मेरे प्राण ही निकल गए। अभी तक अटके हुए हैं क्या? बैठो बेटा, थके हुए लग रहे हो। अम्मा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटी, ठीक ही हूँ, बस 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गया है। उपवास? वो कैसे अम्मा? चारों ओर देखो तो बेलों पर सब्जियां लटक रही हैं। हाथ की पहुंच में खाना रखकर भूखी क्यों हो? कोटेशु और लक्ष्मी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। सिर्फ सब्जियां होने से क्या होगा? उन्हें उबालने के लिए एक बूंद तेल और नमक भी तो चाहिए। कच्ची लौकी तो चबा कर नहीं खा सकती ना। घर पे कुछ भी नहीं है। ये सब्जियां बिकेगी तभी तो उस पैसे से राशन खरीदूंगी। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करें, हमारे पास थोड़ा ज्वार का आटा बचा है, उससे रोटी बनाती हूँ और इस कद्दू को उबाल देती हूँ। इस वक्त कुछ खाकर सो जाते हैं। भगवान की तरह आए बच्चों, अंदर मिट्टी के बर्तन और सूखी लकड़ियाँ चूल्हे के पास है, ले लो। झोपड़ी के अंदर छोटा सा दिया जल रहा है। लक्ष्मी ने चूल्हे पर खाना बनाया। तीनों बाहर अलाव जलाकर बैठे हैं। लक्ष्मी ने पत्तों पर रोटियां और उबले हुए कद्दू के टुकड़े परोसे। आहा, भूख के स्वाद के आगे कोई चीज नहीं टिकती। नमक ना हो तो भी अमृत जैसा लग रहा है। तुम लोग ना आते तो आज रात में मर ही जाती बेटा। वैसे जा कहाँ रहे हो? नहीं पता अम्मा,
जहां काम मिले वहीं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया, पेट की खातिर निकल पड़े। किसी ने बताया इस रामापुरम में खेती का काम मिलेगा, इसीलिए इधर आए। रामापुरम, वो देखो उस नहर के पास ही है रामापुरम और इस तरफ सीतापुरम है। लेकिन उस तरफ जाने के लिए नहर पार करनी होगी। कोई घाट नहीं है, नाव नहीं है। बाप रे अम्मा, मेरी बस की नहीं है, मेरे पैर में बहुत दर्द है। मेरी भी यही मुश्किल है बेटी। ये नहर समंदर की तरह बह रही है, लोग यहाँ आते नहीं और मैं नहीं जा सकती, इसीलिए फंस गई हूँ। कोटेशु सोच में पड़ गया। उसने अपनी आधी खाई रोटी रोकी, नहर की ओर, सायम्मा की ओर और वहां ढेर लगी सब्जियों की ओर देखा। अम्मा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। हमारे पास वैसे भी काम नहीं है, तुम्हारे पास काम है पर तुम कर नहीं सकती। तुम्हारी सब्जियां बिक जाएं तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और हमें खाना मिलेगा। मेरे पास क्या काम है बेटा, इन सब्जियों को पानी देना, वो तो मैं धीरे धीरे रेंगते हुए कर लेती हूँ। असली समस्या इन्हें बेचना है। मैं भी वही कह रहा हूँ, बेचने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बदले में क्या तुम हमें रोज खाना दोगी? तुम बेचोगे? कैसे बेटा? क्या वे 10 मील गठरी उठाकर पैदल जाओगे? नहीं चलूंगा अम्मा, मैं पैदल नहीं चलूंगा, तुम्हारी सब्जियों को भी नहीं चलाऊंगा, आसानी से ले जाऊंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या हवा में उड़ाकर ले जाएंगे? हवा में नहीं लक्ष्मी, पानी में। अम्मा, मुझे बढ़ई का काम आता है, अपने पिताजी से नावें बनाना सीखा था। तुम्हारे घर के पीछे मैंने बड़े बड़े बांस और बेकार पड़ी लकड़ियां देखी हैं, उनसे एक छोटी नाव बनाऊंगा। नाव तुम बनाओगे? हाँ अम्मा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे पास पड़े पुराने सामान और रस्सियां इस्तेमाल करूंगा। एक छोटी नाव बनाकर उसमें ये सब्जियां रखकर तुम्हें भी बैठाकर रामापुरम और सीतापुरम के घाटों तक ले जाऊंगा। तुम शान से नाव में बैठकर बेच सकती हो। ये अच्छा उपाय है, हमें चलना नहीं पड़ेगा, वजन नहीं उठाना पड़ेगा। सच में बनाओगे बेटा? मेरे जिंदगी को फिर से रास्ता दिखाओगे? भरोसा रखो अम्मा, कल सुबह ही काम शुरू करूंगा, लेकिन काम पूरा होने तक हमें मुट्ठी भर चावल देने तुम होंगे। तो मेरे बच्चे जैसे हो। यहाँ खूब सब्जियाँ है, उबाल लेंगे, जैसे तैसे जी लेंगे। काम शुरू करो। कोटेशु फुर्ती से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी से बांस काट रहा है। लक्ष्मी उसकी मदद कर रही है। सायम्मा एक लकड़ी के सहारे वहीं बैठकर देख रही है। लक्ष्मी, वो तार इधर दो, इस बांस को मजबूती से बांधना है, पानी में डूब न जाए, इसीलिए नीचे वो पुराने पीपे बांध देते हैं। क्या सच में ये नाव पानी में तैरेगी? हम डूब तो नहीं जाएंगे ना? मेरे हाथ के काम पर भरोसा नहीं है? मेरे पिताजी की बनाई नावें गोदावरी की बाढ़ में नहीं डूबी। ये नहर क्या चीज है, तुम देखती रहो, ये राजहंस की तरह चलेगी। बेटा, उस लकड़ी पर थोड़ा तारकोल लगाना होगा, वरना पानी सोख लेगी। मैं लेकर आती हूँ, मेरे पास है। सायम्मा धीरे धीरे रेंगते हुए जाकर डिब्बा लाती है। एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। अम्मा, इतने दिन तुम्हारा कोई सहारा नहीं था क्या? थे ना बेटा, मेरे बेटे और बहू थे, दोनों चल बसे। तब से ये घर और नहरी मेरा सहारा है। अब तुम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अब हम हैं ना अम्मा, आपका कष्ट हमारा कष्ट। शाम होते होते एक काम चलाऊ नाव तैयार हो गई। कोटेशु ने उसके लिए एक मजबूत चप्पू भी बनाया। हो गया, हमारी लक्ष्मी नाव तैयार है। कल सुबह ही इस पर हमारी पहली यात्रा होगी। कोटेशु और लक्ष्मी मिलकर टोकरियों भर लौकी, बैंगन और कद्दू नाव में चढ़ा रहे हैं। सायम्मा को सावधानी से पकड़कर नाव में बैठाया। सायम्मा डरते हुए पर खुश होकर, बेटा संभाल कर, नाव हिल रही है। डर की कोई बात नहीं अम्मा, मजबूती से पकड़ लो। लक्ष्मी, मैं चप्पू चलाऊंगा। कोटेशु ने मजबूत हाथों से चप्पू चलाया। नाव धीरे से पानी पर खिसकी। सायम्मा के चेहरे पर खुशी छलक उठी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है बेटा, बिना चले ही सफर कर रहे हैं हम। हाँ अम्मा, आप तो रानी की तरह बैठी हो। नाव नहर में तेजी से रामापुरम की ओर आगे बढ़ी। रामापुरम के लोग घाट पर कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे। इतने में सब्जियों से भरी नाव को आता देख हैरान रह गए। अरे वो देखो, नाव आ रही है, उसमें तो हमारी सायम्मा लग रही है। सायम्मा,
वो तो चल फिर ना पाने के कारण बिस्तर पर पड़ गई थी ना। नाव में कैसे आ रही है? वो नाव कौन चला रहा है? नाव किनारे पहुंची। कोटेशु ने नाव को बांध दिया। और रामापुरम वाले, तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही थी, आ नहीं पा रहे थे ना, इसीलिए मैं ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, खरीद लो बेटा। रंगम्मा, एक ग्रामीण महिला। अरे सायम्मा काकी, आप ही हो ना? कितने बरसों बाद आपको देखा। हम तो ठंड के कारण नहीं जा पा रहे थे। मैं जिंदा हूँ रंगम्मा, ये देखो, मेरे इस बेटे के बदौलत तुम तक पहुँच गए। कौन है अम्मा ये लड़का? नाव तो बहुत अच्छी बनाई है। भगवान ने मुझे बेटा दिया है। ठीक है, बातें बाद में, पहले सब्जियां खरीदो, घर पे नमक नहीं है। लोग टूटकर सब्जियां खरीदने लगे। मुझे दो लौकी, मुझे कद्दू, कहते हुए होड़ लग गई। कोटेशु और लक्ष्मी फटाफट तोलकर दे रहे हैं। सायम्मा पैसे लेकर अपने पल्लू में बांध रही है। सायम्मा काकी, ये बैगन बहुत ही अच्छे हैं, ये लो पैसे। वैसे तुम फिर कब आओगी? रोज आएंगे अम्मा जी। सुबह इस घाट पर रहेंगे, शाम को उस तरफ सीतापुरम घाट पर रहेंगे। आपको जो भी चाहिए ले आएंगे। बहुत बढ़िया काम किया भाई। हमारी भी उस दूर तक पैदल चलकर जाने की मुसीबत टल गई। कल मेरे लिए पत्तेदार सब्जियां लेकर आना। कोटेशु, देखा, एक ही पहर में सब बिक गया। मेरे पास अब 100 रुपए है। अम्मा, तो फिर देर किस बात की? घर का जरूरी सामान खरीदते हैं, चलो। तीनों किराने की दुकान पर गए। अम्मा, थोड़ा तेल, नमक, मिर्च और चावल चाहिए। सिर्फ वही नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे और कोटेशु के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। पहनने लायक कपड़े नहीं है ना? रहने दो अम्मा, पहले खाना जरूरी है। चुप कर रे, मेहनत का काम किया है, पेट भर खाना और तन पर पहनना चाहिए। सेठ जी, एक अच्छी बोरी चावल, तेल, नमक और कपड़े दे दो। वे खुशी खुशी सामान खरीदकर नाव में रखकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी के अंदर उस रात त्योहार जैसा माहौल था। नए चावल का भात, तेल डालकर बनी बैंगन की सब्जी और दाल की महक आ रही थी। तीनों नए कपड़े पहनकर पत्तों पर खाना खा रहे हैं। आहा, कितने दिन हो गए ऐसे पेट भर खाना खाए हुए। सच है लक्ष्मी, अम्मा तुम्हारे हाथ की बनी बैंगन की सब्जी बहुत लाजवाब है। खाओ बेटा, पेट भर खाओ। इतने दिन मैं खुद को अनाथ समझती थी, आज लग रहा है मेरा भी एक परिवार है। अम्मा, एक बात पूछूं? हमें काम मिल गया, मजदूरी मिल गई, कल सुबह हमें चले जाना चाहिए क्या? या फिर? सायम्मा ने खाना रोक दिया, डर से देखने लगी। चले जाओगे? काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे फिर से इस अंधेरे कमरे में छोड़कर चले जाओगे? हम जाना नहीं चाहते अम्मा, लेकिन ये आपका घर है, हम तो गैर है। किसने कहा गैर हो? कोख से जन्मे बच्चे भी नहीं पूछते आजकल, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। सायम्मा उठकर गई और अपने पुराने संदूक से एक चाबी निकाली। ये देखो, ये झोपड़ी, ये घर और ये नाव सब तुम्हारा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे देख लेना, उसके बाद ये सब तुम्हारा ही होगा। अम्मा, हमें जायदाद नहीं चाहिए, माँ का प्यार काफी है। हमारी माँ नहीं है, पिता नहीं है, तुम ही हमारा सहारा हो। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस नहर के किनारे ही हमारी जिंदगी है। यही नाव हमारी रोजी रोटी है। हाँ अम्मा, अब से आप सिर्फ सब्जियां तोड़ना, बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। आप घर पे रह के खाना बनाना। ठीक है, आज के बाद इस झोपड़ी का दिया कभी नहीं बुझेगा। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के साथ खड़े होने और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना करने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। वो सुब्बमपुरम नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक बड़े इमली के पेड़ के पास फीके पड़े रंगों वाली दीवारों वाला एक पुराना घर था। वो राजैया और सतम्मा दंपति का घर था। गांव में सबसे ज्यादा अनाज राजैया ही उगाता था। फिर भी उस घर में दिया जलाने के लिए भी सतम्मा तड़प उठती थी। राजैया के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन की कमी थी। वो एक मशहूर कंजूस था। उसकी पत्नी सतम्मा भी पति के ही जैसी थी। दोनों एक एक रुपया जोड़कर अनाज के भंडार के नीचे पुराने घड़ों में गाड़ देते थे, लेकिन कभी पेट भरकर खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उनकी शांत कंजूसी में विघ्न आ पड़ा। शाम का समय,
सतम्मा घर में दिया जलाना है या नहीं इसका हिसाब लगा रही है। ए जी, अंधेरा हो रहा है, वो चिमनी जला दूं क्या? अभी क्या अंधेरा हुआ है? अभी तो मुर्गियां भी अपने घोंसले में नहीं लौटी। आकाश में तारे निकलने तक दिए का क्या काम? तेल की बर्बादी। कल रात आप अंधेरे में ही खाना खाते हुए चावल के दाने नीचे गिरा रहे थे, उन पर चींटियां लग गईं। बस कर, एक दाना भी नीचे नहीं गिरा। तूने जो मुट्ठी भर परोसा था उसमें से नीचे गिरने के लिए था ही क्या? तू चूल्हे के पास ही बैठ जा। और मेरे काम का क्या? ओ सतम्मा, सतम्मा, घर में ही हो क्या? फिर सतम्मा बाहर आके गई। क्या हैरी लच्छवा, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या कोई आफत आ गई है? आफत आई है या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। शहर से तुम्हारा छोटा भाई शिवैया और उसकी पत्नी पार्वती बैलगाड़ी बंधवाकर निकले हैं। अभी बाजार में मिले सुब्बी सेट्टी ने बताया, कल सुबह तक तुम्हारे आंगन में होंगे। ये बात सुनते ही सतम्मा और राजैया दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। राजैया के हाथ से हिसाब की किताब फिसलकर नीचे गिर गई। क्या कहा? रिश्तेदार हमारे घर? हाय राम, लच्छवा, सच में वे क्यों आ रहे हैं? अभी फसल कटाई का समय नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। मुझे क्या पता, रिश्तेदार आने के लिए भी समय और मुहूर्त चाहिए क्या? तुम्हारा भाई 5 साल बाद आ रहा है, अच्छे से खातिरदारी करना। अच्छा, मुझे खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। लच्छवा के जाते ही राजैया और सतम्मा ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और अंदर दौड़े। सत्यानाश! सुना तूने सतम्मा? तेरा भाई आ रहा है। वो अकेला नहीं आ रहा, उस पेटू पत्नी को भी साथ ला रहा है। मेरा भाई कोई पेटू नहीं है जी, लेकिन पार्वती, हाँ, उसे सब तरह के स्वाद चाहिए, शहर की आदतें। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वे कल आएंगे। कम से कम 2 दिन रहे बिना नहीं जाएंगे। मतलब 4 समय का खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर को सब्जियां, रात को खीर। हाय, मेरा पैसा, मेरा अनाज। हमने जो नए चावल की बोरी छिपा कर रखी है, उसकी बास उन्हें लग गई तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसा नाटक? हमें ऐसा नाटक करना होगा जैसे हम बहुत गरीब हो गए हैं। कहना होगा कि इस साल पूरी फसल चूहों ने खा ली। कहना होगा कि घर में एक दाना भी नहीं है। क्या अद्भुत बात कही है जी। हाँ, मैं भी उनके आते ही पेट दर्द का बहाना बनाकर खाट पर लेट जाऊंगी। खूब कहा। इतना ही नहीं, असली उपाय ये है, हमारे पिछवाड़े में रखी नए चावल की बोरियां हटाकर अनाज के भंडार गादे के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। तो उन्हें खाने में क्या देंगे? सुबह मैं खेत से आते वक्त पुराने सड़े हुए ज्वार जो पड़े हैं ना, वे थोड़े ले आऊंगा। उन्हीं की पतली सी माड़ बनाकर परोस देंगे। कहेंगे, इसके सिवा हमारे घर में कुछ नहीं है भाई, हमें माफ कर दो। उस मार की बास देखकर, उस फटी हुई चटाई को देखकर वे खुद ही शाम को गाड़ी जुड़वाकर भाग जाएंगे। अद्भुत। चलिए अभी उन चावल की बोरियों को हटाते हैं। अगले दिन सुबह शिवैया और पार्वती बैलगाड़ी से उतरे। दोनों के चेहरों पर खुशी थी। उनके उतरते ही राजैया कमजोरी का नाटक करते हुए चबूतरे से उठा और खांसते हुए, जीजा जी कैसे हैं? कितने दिन हो गए आपको देखे? आओ साले साहब, आओ। क्या खाक अच्छे हैं, सब उस भगवान की दया है। पार्वती कही। सतम्मा, कहाँ हो? घर को इतना अंधेरा और गंदा देखकर हैरान रह जाती है। सतम्मा कही। कहाँ हूँ पार्वती? यही खाट पर पड़ी हूँ। पूरी रात पेट दर्द से जान निकल रही थी। पार्वती कही। अरे क्या हुआ दीदी? चेहरा इतना सूखा क्यों गया है? वैद्य को नहीं बुलाया? वैद्य? उसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है भाभी। इस साल सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने को अन्न नहीं है। भूख से पेट में आंतें मरोड़ रही हैं। राजैया कहा। हाँ साले साहब, हमारे कर्म ही फूट गए। आपके आने के समय कम से कम अच्छा पानी देने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। अरे कितना कष्ट आ गया। जीजा जी, दीदी, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, शहर से आपके लिए थोड़े फल और पकवान लाए हैं। फिर राजैया मन ही मन में, ये नहीं रे, पैसे चाहिए। अरे ये सब क्यों साले साहब? हमें पहले दीदी की हालत देखनी होगी। पार्वती,
तुम दीदी के पास ही रहो। जीजा जी आप आइए, हम जरा गांव के वैद्य से मिलकर आते हैं। वैद्य? नहीं साले साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की चिंता मैं कर लूंगा, आप चलिए। राजैया को समझ नहीं आया कि क्या करे। न चाहते हुए भी शिवैया के साथ बाहर चल पड़ा। सतम्मा धीरे से खाट से उतरी। अरे उसे तो बाहर भेज दिया, अब तुम्हारे लिए कुछ तो पकाना होगा ना। अरे दीदी, तुम्हें पेट दर्द है ना, तुम मत उठो, मैं ही पकाती हूँ। चावल कहाँ है बताओ। चावल? अरे बताया नहीं ना, घर में एक दाना भी नहीं है भाभी। उस कोने वाले घरे में कल की सड़ी हुई ज्वार की माड़ है, उसे ही गरम करके पी लेते हैं। यही है क्या दीदी जो आप खाते हैं? ये तो पशु भी नहीं पीते। हमारी जिंदगी ऐसी ही है भाभी, कमजोरी आ रही है, मैं फिर सो जाती हूँ। पार्वती को समझ नहीं आया कि क्या करे। इतने में शिवैया और राजैया वापस आ गए। वैद्य ने दवा दी है दीदी, कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, कमजोरी की वजह से दर्द है। अच्छा, ताकतवर खाना खाना चाहिए। राजैया कहा, ताकतवर खाना? अरे मार के लिए ही गति नहीं है तो? इसीलिए जीजा जी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय? हाँ, मेरी बहन और जीजा जी ऐसे कष्ट में हो तो मैं देखता नहीं रह सकता। मेरे पास शहर से लाए हुए पैसे हैं, बाजार जाकर जरूरी चावल, दाल, सब्जियां सब मैं ही खरीद कर लाऊंगा। तुम खरीदोगे? हाँ, इतना ही नहीं, आपकी फसल फिर से आने तक, मतलब कम से कम 6 महीने तक हम यहीं रहकर आपको पलकों पर बिठाकर रखेंगे। ये बात सुनते ही राजैया और सतम्मा दोनों के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। शिवैया और पार्वती के बाहर जाते ही राजैया और सतम्मा कमरे में दौड़े। सुना आपने? 6 महीने हमारे घर में ही रहेंगे। राजैया कहा, 6 महीने नहीं, 6 दिन भी मैं उन्हें झेल नहीं सकता। ये हमें डुबोने के लिए ही आए हैं। उस शिवैया की नजर मेरी जायदाद पर है। अब क्या करेंगे? वे बाजार जाएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। राजैया के घर में दाने नहीं है तो उसका साला खरीद रहा है कहकर पूरा गांव ढिंडोरा पीटेगा। इतना ही नहीं, वो हमारे घर में 6 महीने रहेगा तो हमने जो धन छिपाया है वो उसकी नजर में पड़ जाएगा। हाय, मेरा पेट दर्द का नाटक भी उल्टा पड़ गया। नहीं, एक और रास्ता है। हमने सोचा था वे हमसे गरीब हैं, लेकिन वे हमसे ज्यादा अमीर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमें साबित करना होगा कि हम उनसे बड़े हैं। हमें कहना होगा कि उनकी मदद की हमें जरूरत नहीं है। मतलब हमें साबित करना होगा कि हम गरीब नहीं हैं। दौड़ो, भंडार के नीचे गाड़ी हुई नई चावल की बोरी बाहर निकालो, मचान पर रखे नए कंबल उतारो, पिछवाड़े से सब्जियां तोड़ लाओ। अद्भुत, उनके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम ही उन्हें दावत खिलाते हैं। तब वे खुद शर्मिंदा होकर आप तो अच्छे खासे हैं कहकर कल ही गाड़ी जोड़ लेंगे। हाँ, मेरा पैसा मैं खर्च करूंगा, लेकिन 6 महीने उन्हें पालने से अच्छा है एक दिन दावत देकर विदा करना ही फायदेमंद है। चलो जल्दी। शिवैया और पार्वती बाजार से वापस आने तक घर का नक्शा ही बदल गया था। अंधेरे में डूबा घर अब 3 दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। फटी चटाइयों की जगह नई चटाइयां थीं। आओ साले साहब, आओ, इतनी जल्दी आ गए? क्या जीजा जी ये सब? अरे घर तो... कुछ नहीं भाभी, मेरा पेट दर्द कम हो गया। आप आए हैं ये जानकर खुशी से उठ बैठी। ये देखो, तुम्हारे लिए ही गर्मा गर्म पुलाव और वड़े बनाए हैं। पार्वती कही, दीदी तुमने बनाया ये सब? लेकिन सुबह तो दाने नहीं है कहा था। वो तो मेरे साले साहब के साथ मेरा मजाक था। मेरे घर में दानों की कमी होना क्या? उस भंडार घर में मेरी दौलत भरी पड़ी है। हाँ भाभी, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। शिवैया और पार्वती ने एक दूसरे को देखकर, ओहो, ऐसा है? मतलब आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है? 6 महीने यहाँ रहने का मेरा विचार आपको पसंद नहीं आया क्या जीजा जी? अरे ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, तुम 6 महीने नहीं 6 साल रह सकते हो, लेकिन तुम्हें शहर में काम होंगे ना। मतलब आप चाहते हैं कि हम कल ही चले जाएं दीदी? वो ठीक है जीजा जी, अपना नाटक बंद कीजिए। आपके भंडार के नीचे छिपाए चावल, मचान पर छिपाए कंबल, सब हमें पता है। राजैया और सतम्मा सन्न रह गए। दीदी, हमें देखकर आपको गरीब होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी जायदाद बांटने नहीं आए, आपका प्यार बांटने आए हैं।
हाँ जीजा जी, आपने एक एक रुपया जमा किया, खुशी की बात है, लेकिन उस पैसे का सुख भोगे बिना। साले साहब, मुझे माफ कर दो। भैया, मेरी भी गलती है। अपने पति को समझाने के बजाय मैंने भी उनका साथ दिया। अरे माफी किस लिए? अब समझ गए ना, पैसा हमारी जरूरतों के लिए और 4 लोगों की मदद करने के लिए होता है, उसे गाड़ कर रखने और खुद भूखे रहने के लिए नहीं। अब देखिए, घर कितना खिला खिला लग रहा है। सच कहा साले साहब, आपने ही मेरी आंखें खोली। सतम्मा, वे वड़े इधर लाओ। आज मैं अपने रिश्तेदारों को जमींदार की तरह खाना खिलाऊंगा। कमाया हुआ धन रिश्तेदारों और अपनों के साथ बांटने पर ही उसका असली मूल्य होता है। कंजूसी से जमा की गई दौलत मन को शांति नहीं देती, बल्कि बने बनाए रिश्तों को भी दूर कर देती है।